पेपर है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। आज हम बात करेंगे, हमारा कंसेप्ट चल रहा है नॉलेज करिकुलम डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, किस तरह से हम लोग करते हैं। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि जब करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है तो कौन कौन से चरण उसके दौरान आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। इसको जो है अलग अलग से 5-6 स्टेप के अंदर जो है डेवलप करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। ठीक है जी, देखिए क्या है। प्रथम चरण के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कौन होती है, हमारी सोसाइटी आती है, समाज आता है और राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा मांगों की खोज। सबसे पहले देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले रिसर्च किया जाता है इन चीज़ों के कि सोसाइटी में किस चीज़ की डिमांड है। फिर एक अच्छे पाठ्यक्रम के विकास के लिए, पाठ्यक्रम का विकास हम क्यों करते हैं, ताकि राष्ट्र की, देश की, नेशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो अब क्या है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि हमारी सोसाइटी को किस चीज़ की, कैसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आवश्यकताओं और मांगों की खोज करनी है, ये प्रथम चरण है। इस दौरान क्या होता है, नवीनतम उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग करके यह कार्य किया जाता है। आईसीटी का प्रयोग निश्चित रूप से आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है जी, सबसे फर्स्ट चरण हो गया हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, खोज करते हैं कि हमारे देश को, समाज को किन की आवश्यकता है। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब इसके अंदर क्या आएगा, उपयुक्त शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारण किया जाता है कि हमारे कौन कौन से लक्ष्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, उनको हम पहले डिसाइड करेंगे। प्री डिसाइडेड हमारे हो जाएंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं और मांगों को प्रकाश में रखा जाता है और शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य कौन से हैं, उसके बाद होता है हमारे विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं और किस तरह से हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। देखिए, द्वितीय चरण हो गया, हमने समाज की आवश्यकताएं देख ली, उसकी मांग देख ली और फिर शिक्षा के उद्देश्य हमने निर्धारित कर दिए, यानी कि हमारे शिक्षा के क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य रहेंगे, इस बात के ऊपर जो है डिसाइड, इस बात को निर्धारित किया जाएगा। जब ये निर्धारित करते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य कौन से होंगे और हमारे सामान्य उद्देश्य कौन से होंगे, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे और जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से रहेंगे। इस दौरान फिर क्या होता है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने कितने ड्यूरेशन में प्राप्त करना है, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में, यानी कि दीर्घकालीन रहेंगे या फिर अल्पकालीन रहेंगे, इनके बारे में जो है निर्धारित किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपयुक्त प्रकार के जीवन अनुभवों को सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि जीवन से संबंधित अनुभवों को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है कि कितने बच्चे बुकिश नॉलेज लेंगे और कितनी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस जो है इस दौरान गेन होंगे, यानी कि वो अधिगम जो है अनुभव के द्वारा सीखेंगे। तो ये क्या है, ये अधिगम अनुभव जो है विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं और पाठ्यक्रम का प्रमुख भाग रहते हैं। ये क्या है, पाठ्यक्रम का प्रमुख जो है, प्रमुख पाठ्यक्रम के अंदर प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि चतुर्थ चरण। इसके अंदर क्या होता है कि मानव और अमानवीय, ह्यूमन और जो है नॉन ह्यूमन, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनकी पहचान की जाती है और संभव और सुविधाजनक प्रकार के अनुभवों को अंतिम रूप प्रदान करके उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। इन सभी का प्रयोग करके यह देखा जाता है कि किस तरह से जो है नॉलेज प्रदान करनी है, किस तरह से बच्चों को अनुभव जो है प्राप्त होंगे और वो इन अनुभवों से क्या क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे और क्या क्या सीखेंगे। उसके बाद आता है हमारा अगला चरण, जिसमें हम देखते हैं कि शिक्षार्थियों को अनुभव प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण किया जाता है। हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को नॉलेज दी, उनको अनुभव दिए और फिर ये देखा जाता है कि उसके लिए जो हम नॉलेज उन्हें देने जा रहे हैं, प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उस दौरान बच्चों की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, उनको देने की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, किन किन नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, या फिर यूँ कहिए कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को हमने फॉलो करना है, ताकि जो है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स। अब इसमें क्या किया हमने कि सारे जो है प्री डिसाइडेड, पहले हम प्री डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस किस तरह से
उद्देश्यों और लक्ष्यों को जो कि शिक्षा से संबंधित है, अधिगम अनुभव से संबंधित है, उन्हें किस तरह से प्राप्त करना है और किस किस प्रक्रिया को इस दौरान हम लोग उसका पालन करेंगे। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है और यह लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या यह जो पाठ्यक्रम हमने तैयार किया है, अब हम ये देखते हैं कि जिस पाठ्यक्रम को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या वो उसका फाइनल टच है या वो भी उसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है। एक पाठ्यक्रम जो है वो सदैव संलग्नशील, वृद्धिशील और जो है विकासशील होना चाहिए। यानी कि जब भी हम पाठ्यक्रम को, करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं तो वो इस तरह से वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इस तरह से हो कि बच्चे वहाँ से अनुभव प्राप्त करें, उनसे सीखें, ताकि क्या हो जाए, धीरे धीरे वो जो पाठ्यक्रम है हमारा वो परफेक्ट हो जाए और जो स्टूडेंट हैं हमारे वो उनसे अच्छे से नॉलेज ले सकें। एक बार तैयार किया गया जो पाठ्यक्रम है उसमें जो कमियां होती हैं उनको भी दूर करने की आवश्यकता होती है। ये कमियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, किसी भी तरह से संबंधित हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रैटेजी से संबंधित हो सकती है, जो हमारी फ्यूचर्स की जनरेशन्स है उसकी जो डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए भी हो सकती हैं, कुछ भी बाधाएं हो सकती हैं। तो उन बाधाओं को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि शिक्षार्थी के विकास के मार्ग में बाधा न आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी उपयुक्त नीतियाँ जो है पॉलिसीज़ बनाई जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू जो है कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि बच्चों के जो भविष्य के बारे में सोचा जा सके, उनको नए नए एक्सपीरियंस प्राप्त हो, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का उनको ज्ञान प्राप्त हो। तो इनका प्रयोग जो है शिक्षार्थियों के अनुभव के लिए भी किया जाता है। उनको डिफरेंट, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, हमने बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज देनी है तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसीज़ बनाएगी, स्कूल्स को, कॉलेजेस को कंप्यूटर प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल हेल्प देगी। इससे क्या होगा कि बच्चे नई नई चीज़ें उनको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, वो और नई नॉलेज की तरफ वो अपने आप को ले जा सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम जो है निर्धारित किया, कभी कभी क्या होता है कि जो उद्देश्य हम लोग निर्धारित कर लेते हैं उनको भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि उनके अंदर रिफॉर्म्स या फिर उनके अंदर बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार, पुनरीक्षण और फिर से उसको बदलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम को बनाना एक सरल कार्य नहीं, बहुत ही जटिल कार्य है, जिसको बनाते समय जो है एक्सपर्ट्स की, विद्वानों की जो है विचार, अध्यापकों के विचारों को सुनना और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर ही इसको निर्माण किया जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण जो प्रक्रिया है उसके अंदर विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। यानी कि सबसे पहले क्या है, नियोजन हो गया, देन उसके बाद क्या होगा, नियोजन का मतलब क्या हो गया, प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमने किस तरह से इसको प्लान करना है, उसको डेवलप करना है और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि विदाउट क्राइटेरिया टू असिस्ट इन द प्लानिंग, द डेवलपमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुला एंड द टास्क वुड बी इन introduction, the limitation possibilities can be narrowed down by the affirmative responses। अब देखिए इसके अंदर क्या किया जाता है कि जब भी किसी चीज़ को प्लान किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, और जो करिकुला को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले देखा जाता है कि किस तरह से वो बच्चों के लिए बेनिफिटेड रहेगा, ये उसको हमने किस तरह से डेवलप करना है और किस किस समय उसको इम्प्लीमेंट करना है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, यूटिलिटी रहेगी उसकी क्या उपयोगिता है, विल द नॉलेज और स्किल सिग्निफिकेंटली, क्या ये जो है लॉन्ग टर्म में बच्चों को सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्या बच्चे इसका लॉन्ग टर्म इससे बेनिफिट उठा पाएंगे, इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है। फिर है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स एंड द पर्सनल डिसीजन मेकिंग, इस चीज़ के बारे में निर्णय लिया जाता है कि क्या ये शिक्षा जो है तौर पर अच्छे हैं और इनसे बेनिफिट उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल द कंटेंट हेल्प द सिटीजन, फिर ये जो हमारा क्या है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, विल द कंटेंट, जो भी कंटेंट हम इसके अंदर डाल रहे हैं क्या वो हेल्प कर रहा है किसमें, डिसीजन मेकिंग में, कि जब भी विद्यार्थी को डिसीजन लेगा तो क्या वो अपनी निर्णय शक्ति का प्रयोग कर पाएगा, इसके बारे में जो है सोचा जाता है। तो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अभिप्राय वो हमारा, विल द कंटेंट हेल्प सिटीजन पार्टिसिपेटेड इंटेलिजेंस इन मेकिंग सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन, कि
सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन में वो अपने आप को जो है सक्षम कर पाएगा। उसके बाद है वैल्यू ऑफ द नॉलेज। डज द कंटेंट हैव प्रोग्रेसिव कल्चर, या फिर यूँ कहिए कि जो भी कंटेंट हमने डाला है वो हिस्ट्री से संबंधित है, प्रोग्रेसिव है, या फिर वो कल्चर के बारे में बता रहा है किस चीज़ के लिए, किस पार्ट के लिए महत्वपूर्ण है। फोर्थ हमारा रहेगा फिलोसॉफिकल वैल्यूज़। फिलोसॉफिकल वैल्यूज से मतलब है कि वो जो कंटेंट हम डाल रहे हैं, डज द कंटेंट हेल्प इंडिविजुअल, डज दिस कंटेंट हेल्प इंडिविजुअल पाउंडर थ्रू द एंड्यूरिंग क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज मीन टू बी ह्यूमन, कि फिलोसफिकली कि लोग इससे क्या अभिप्राय लेंगे, इसका क्या अर्थ निकालेंगे, इसकी फिलोसफिकल वैल्यू क्या होगा, उनकी जजमेंट क्या रहेगी। उसके बाद है चाइल्डहुड इनरिचमेंट। इससे बात करते हैं विल द कंटेंट इन्हांस द यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड द वैल्यू ऑफ चाइल्डहुड, क्या ये सब बच्चों के लिए, उनके बचपन के लिए, या उनकी जो भी बचपन में उन्हें क्रियाएँ सीखनी चाहिए, उनकी इनरिचमेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्राइटेरिया टू प्लान डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं मीन्स हम कौन कौन से फेजेस को पार करेंगे। सबसे पहले हमने बताया आपको नियोजन की अवस्था आएगी। सबसे पहले किसी चीज़ को क्या किया जाता है, नियोजन अवस्था में संलग्न विभिन्न व्यक्ति कौन होगा, विद्यार्थी, अभिभावक होंगे, पेरेंट्स होंगे, विद्यालय, स्कूल, शिक्षक, एक्सपर्टीज़ और पाठ्यक्रम विशेषज्ञ जो भी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड के अंदर होंगे, और एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये सब जो है इसको पहले इसकी प्लानिंग बनाएंगे। सेकेंड है जब हमारा पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा तो इसके पश्चात क्या करेंगे, इसको छात्रों के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि इसको लागू किया जाएगा, और उसके अनुसार जो है जो समस्याएं आती रहेंगी उनमें धीरे धीरे संशोधन की तरफ ध्यान दिया जाएगा। तत्पश्चात विद्यार्थियों पर लागू किया जाता है और फिर संशोधन की तरफ ध्यान दिया जाता है या फिर संशोधन किया जाता है। फिर थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट आएगा हमारा पाठ्यक्रम को लागू करना। अब क्या है, हमने पाठ्यक्रम को जो है लागू कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना है। सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा कि संशोधन करते समय एक्सपर्टीज़ जो है उसको देखेंगे, उसके अंदर जो कमियाँ उनको नजर आएंगी उसमें चेंजेस करेंगे और फिर उसको लागू करने के लिए तैयार कर देंगे। अब थर्ड पार्ट में हम इसको बच्चों को के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अब हमारा क्या है, जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य हैं क्या वो इससे पूरे होंगे, इस बात की तरफ ध्यान दिया जाएगा। देखिए, इस अवस्था में प्रबंधक, शिक्षक, टीचर, विद्यार्थी पाठ्यक्रम के सार का अनुभव करने के योग्य होते हैं। प्रबंधक जो मैनेजमेंट है और जो है टीचर्स पाठ्यक्रम के लाभ और हानियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका अभी सबसे पहले जो है टीचर्स इसको जो स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे और फिर उनको क्या क्या लाभ हो रहे हैं, क्या क्या हानि हो रही है, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगी। जैसे जैसे पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हैं उन्हें कोई न कोई कमी मिल जाती है। स्वाभाविक रूप से पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए नए नए सुझाव और बेहतर रूप से दिया जा सकता है। अब पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की आवश्यकता जो है वो उसकी ज़रूरत हो जाती है, यानी कि अब क्या है, जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या रहेगा, मूल्यांकन का रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको नियोजन अवस्था होगी, सेकंड प्रयास अवस्था होगी, थर्ड जो है इसको लागू करना, उसके बाद मूल्यांकन की अवस्था, और पांचवा है पुनर्निर्माण की अवस्था, यानी कि इसको रिफॉर्मेशन करना। इसके अंदर बदलाव जो है देखे जाते हैं। इस प्रकार क्या है, ये जो है हमारे पाठ्यक्रम के चरण है और पाठ्यक्रम की अवस्थाएं हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप उसको फॉर्मेट करेंगे, उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ ध्यान देंगे। फिर जो भी लास्ट फेज रहेगा उसका मूल्यांकन करने के बाद उसके अंदर जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है वो विद्वानों के द्वारा, एक्सपर्टीज़ के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा उसके अंदर बदलाव किया जाएगा। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी कंसेप्ट जिसमें हमने देखा स्टेप्स ऑफ करिकुलम क्या है, उसके फेजेस क्या हैं और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।